रैलियां की हैं। मुख्यमंत्री ने 137 रैली उत्तर प्रदेश में की है, अमित शाह ने 28 रैली उत्तर प्रदेश में की है, प्रियंका ने 40 जनसभा और इतने ही लगभग रोड शो किए हैं। सोनिया गांधी ने केवल 1 जनसभा रायबरेली में की है। राहुल गांधी ने 20 जनसभा उत्तर प्रदेश में की है और 130 जनसभाएं लगभग पूरे देश में की हैं। मायावती और अखिलेश ने 21 साझा रैली की है और अखिलेश ने लगभग 50 रैलियां और उत्तर प्रदेश समेत आसपास के प्रदेशों में की है। मायावती ने कुल 25 रैलियां की हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि किसकी तैयारी क्या थी, कितनी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। एक एक जगह पर उसकी निगाह थी, संगठन से लेकर के नेता तक को कहां खड़ा करना है इसकी तैयारी थी। और ये जो परिणाम आ रहे हैं वो इसी का परिणाम है। संजय जी, क्या कह रहे हैं आप? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को, संगठन को लगाया, उसका परिणाम दिख रहा है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लड़ा और जिस तरह से तैयारियां थी और जिस तरह से ये सिर्फ आप इसको रैली तक सीमित मत रखिए कि प्रधानमंत्री की रैली निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण थी, लेकिन जिस तरह से बूथ लेवल पे एक अनुशासनात्मक कैडर का जो काम था वो भी दिखाई दे रहा था और फील्ड में उसके नतीजे भी आए और बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऊपर है। लेकिन नीचे की तरफ जो लोग पिछले 6 महीने से लगातार बूथ लेवल पे काम कर रहे थे और संगठन का एक ढांचा और एक अनुशासनात्मक वो जो ढांचा है वो एक तरह से अपने एक एक वोट को निगाह रख के काम कर रहा था और प्रधानमंत्री की रैली, पार्टी के और दूसरे लोगों की रैली, लेकिन ये पूरा चुनाव अगर मैं रावण जी आपको कहना चाहूंगा तो निश्चित तौर से ये प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही ताना बाना बुना गया था और उस नाते बहुत सारे जगह पे प्रधानमंत्री के नाम पे ये इलेक्शंस दिख रहा था। और उसके साथ साथ जो बीजेपी को सबसे ज्यादा जो फायदा रहा वो ये रहा कि इनकी तैयारी भी बहुत अच्छी थी। संजय, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं समाजवादी पार्टी के, क्या बूथ स्तर तक वर्कर काम कर रहा है? क्या बड़े नेता जो मुलायम सिंह के समय में साथ है वो काम कर रहे हैं या उनका नुकसान समाजवादी पार्टी को झेलना है? देखिएगा, एक विश्लेषक के नाते से अगर कहें तो समाजवादी पार्टी में निश्चित तौर से 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक समाजवादी पार्टी जिसको नेताजी ने तैयार किया था और उस तरह के एक बड़े तरह से जो लोग थे और उनके मन में एक गठबंधन में खासतौर से बसपा और सपा के बीच का जो अलायंस था उसको लेकर मन में बहुत निराशा थी और बहुत उनकी अनिच्छा के विपरीत था। और जो नौजवान खासतौर से जो अखिलेश जी ने अपने जमाने में तैयार किया था वो इस गठबंधन के पक्ष में था, इसलिए समाजवादी पार्टी में भी इस बार एक बंटवारा दिख रहा था और यही कारण था कि समाजवादी पार्टी का जो असली समाजवादी था वो चुनाव में सक्रिय नहीं रहा, निकला नहीं। और कहीं ना कहीं 2 दल निश्चित तौर से ये अगर देखें कि यहां पे गठबंधन और बसपा और सपा के बीच क्योंकि वैचारिक लड़ाई रही है और जमीन के स्तर पर यादव और दलितों के बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति रही है, इसलिए वो किसी भी तरह एक दूसरे के साथ आना नहीं चाह रहे थे। नेता भले आ गए थे लेकिन जमीन पर ये दोनों समुदाय एक साथ खड़े नजर नहीं आ रहे थे। अगर ये देखा जाए कि पूरी तरीके से जो गठबंधन में सपा और बसपा जो एक साथ आई है, बसपा तो गेनर है, उसके पास कुछ नहीं था, जो भी पाएगी गेन करेगी, लेकिन सपा के लिए चुनौती निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती है शायद उन्होंने जो विश्लेषण किया होगा कि इस विश्लेषण के आधार पर जब और निश्चित तौर से अगर हम देखें तो अंत में ये स्थिति मुझे लगता है कि 3 बजे तक परिस्थिति बहुत साफ होगी कि समाजवादी पार्टी कहां तक पहुंचती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की पहले ही चुनाव के पहले ही जो दृश्य था उस दृश्य के हिसाब से सपा घाटे में दिखाई दे रही है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी का। अगर कांग्रेस का जिक्र करें संजय जी, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की चुनाव क्षेत्र है वो टफ है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या गेन कर रही है? क्या वोट परसेंटेज बढ़ाएगी क्योंकि बड़े नेता सपा बसपा टूट के कांग्रेस के पास आए हैं? देखिएगा, कांग्रेस का जो उत्तर प्रदेश में हाल है वो तो संगठन है नहीं। संगठन के बिना पूरा चुनाव और कुल 3-4 महीने में जिस तरह से हम किसी तरह से कांग्रेस का हाल तो उस तरह से था कि कोई भी दल से आ जाए उस सबको लेके और संभावनाओं के आधार पर और बहुत आखिरी में तैयारी के साथ वो चुनाव के मैदान में आए, तो निश्चित तौर से ये हम मान सकते हैं कि एक उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में अधिकांश जगह 80 लोकसभा में से अधिकांश जगह चुनाव लड़ा और उस चुनाव लड़ने में
वोट परसेंट बढ़ेगा वोट परसेंट के तरह, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी, चुनाव में कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई एक तरह से जिस तरह से प्रियंका जी को ये आखिरी के दौर में लेके आए और प्रियंका के आने के बाद थोड़ा सा उत्साह लोगों में दिखा, लेकिन उत्साह दिखने के साथ साथ वो जो भीड़ थी वो भीड़ वोट में इसलिए नहीं परिवर्तित हो गई कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लोग विकल्प के रूप में ले ही नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे थे और ना उन्हें कभी माना, इसीलिए कांग्रेस यहां पर बहुत एक मजबूत स्थिति में दिखाई दी। एक बात और कर ले कि आरएलडी जिस तरीके से गठबंधन का हिस्सा रही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या जाट वोट आरएलडी अपने पास ले जा पाई है या भाजपा ने उसको रोक रखा है? नहीं, क्या जातीय गणित जो है ओबीसी का और दलित का वो टूटा है? नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो इस बार आरएलडी 2014 की अपेक्षा ज्यादा फायदे में है और इस बार जो जाट का वोट है वो जाट के वोट में थोड़ा सा लोगों का जो दिली जो जिस तरह से एक तरह से कौम के प्रति वहां पे जो आस्था दिखाई दी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी को इस बार जाट वोट का समर्थन कुछ हद तक मिलता हुआ दिखाई दिया है। वो जीत के नतीजों में कितना मिलेगा, लेकिन 2014 के सापेक्ष में आरएलडी की स्थिति इसमें सुधार होगा। बिल्कुल, हमने उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास किया है कि क्या जाति गणित टूट रही है, क्या सांप्रदायिक जो सोच थी वो टूट रही है, क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चीजें सोच के गठबंधन गया था वो हो पाया है कि नहीं। संजय जी से हमने जानने का प्रयास किया है। और आशुतोष जी, मैं आपके पास वापस होता हूँ। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 25 सीटों पर आगे चल रही है और ये दर्शा रहा है कि जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी पूरे देश में, केवल केरल और तेलंगाना को छोड़कर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। कम है ज्यादा है वो अलग बात है, लेकिन चुनाव लड़ रही है। तो जो परिणाम दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं। आशुतोष, मैं आपके पास वापस आता हूं विश्लेषण के लिए। बिल्कुल रामेंद्र, धन्यवाद, आपने जो ये सारी जानकारी दी। लेकिन जो ताज़ा रुझान हमारे पास 542 में से 47 सीटों के हैं, उसमें 30 सीटों पर भाजपा और 7 सीट पर कांग्रेस पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे चल रही है। 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 9 सीटों पर कांग्रेस और 7 पर अन्य की स्थिति दिखाई दे रही है। रईस जी, आज हम बता दें 4 राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं जिनके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। और उसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ में देखें तो 11 सीटों में से 3 सीटों के जो है रुझान अभी तक जो आए हैं, उनमें 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो अपनी बढ़त बनाए हुए है। संजय जी, आपके लिए सवाल छोड़ करके हम गए थे। रईस जी ने कहा था कि आप वो विकल्प नहीं दे पाए, वो नेतृत्व नहीं दे पाए, वो भरोसा नहीं जगा पाए जिससे कि आप विजन नहीं दे पाए युवाओं के मन में या देश के लोगों के मन में, जिसके कारण जनता आपसे जुड़ती। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो है 2014 से पहले 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात की थी जी। और हमने जो है उसको क्रिटिसाइज किया, तो साथ साथ ये भी वादा किया नौजवानों से कि आने वाले 10 महीने में 31 मार्च 2020 तक जो सरकारी नौकरी सरकारी पद खाली हुए हैं हम उनको भरेंगे। वो 24 लाख प्लस 10 लाख और पद हैं, 34 लाख पदों को हमने भरने की अगले 10 महीने में एक वादा किया है। तो ये युवाओं के लिए विजन है। किसान के लिए हमने कहा जी, सूचना ये भी है मेरे पास कि गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह वो भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे बढ़त बना लिए हैं। जी संजय, किसान के लिए हमने कर्जा माफी की बात की और जब हम न्याय योजना की बात करते हैं तो संजय, लखनऊ सीट की अगर बात करें तो और रायबरेली के, तो दोनों स्थानों पर राजनाथ सिंह और सोनिया गांधी ने भी अपनी बढ़त बनाई हुई है। शुरुआती जो गणना है, बरेली से भी भारतीय जनता पार्टी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से आगे है। जी संजय, तो किसान के लिए हमने वादा किया, जो यूपीए की सरकार थी उसमें जो एग्री ग्रोथ था वो 4.5% था और वर्तमान में एग्री ग्रोथ जो है वो 1.5% है। इसको देखते हुए हमने वादा किया किसान से कि हम एक अलग किसान बजट लाएंगे, जैसे देश में रेल बजट हुआ करता था, हम एक किसान बजट लाएंगे। किसान को मालूम होगा कि किसान के लिए देश की सरकार कितना पैसा देने जा रही है, कितना पैसा अलॉट कर रही है। कि आज किसान की हालत जो है बड़ी खराब है। जो वर्तमान सरकार है उन्होंने कहा था कि हम लागत का 1.5 गुना देंगे, लेकिन हालत ये है कि यूरिया के दाम, डाई के दाम, पेट्रोल के दाम। संजय, हम आपको आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां से उम्मीदवार हैं अमेठी लिए चलते हैं और जानते हैं कि वहां के क्या है शुरुआती रुझान, क्या मतगणना का हाल है। वहां से हमारे संवाददाता अजुग पांडे हमसे जुड़ चुके हैं। अजुग, मतगणना का प्रारंभिक दौर शुरू हुआ है तो वह कहां तक पहुंचा है और क्या कुछ रुझान दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आज तो बता दें आपको कि यहाँ पर मतगणना शुरू हो गई है और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। जो बैलेट
गिनती उसमें जो है स्मृति ईरानी आगे चल रही है। उसके साथ साथ जो और भी मतगणनाएं जारी है, यहाँ पर कर्मचारी जो है मौजूद है, सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ स्मृति ईरानी भी यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। बिल्कुल अजुग, आप लगातार निगाह बनाए रखिए और जैसी गणना की स्थिति होगी वो हमको बताइएगा। और जो अमेठी से हमें अभी अजुग पांडे बता रहे थे कि जो डाक मतपत्र हैं उनकी गणना में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी राहुल गांधी से आगे हैं। जी देखिए, हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस का कोई विजन नहीं है। जी कारण क्या है कि आज राहुल गांधी आप सामने आ ही गया, इसी वजह से वो वायनाड यहाँ से निकल के गए थे, क्योंकि उनका भरोसा अमेठी जनता से उठ चुका था। डाक मतपत्र है तो डाक पत्र है तो वो भी मतदाताओं का ही रुझान है। डाक मतपत्र कोई ऐसा नहीं है कि कोई आसमान से टपक गया है, मतदाताओं का रुझान आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने बहुत तैयारी करके और श्रीमती प्रियंका वाड्रा को उन्होंने चुनाव में उतारा था। और मैं जो देख रहा हूँ, जितना भी एग्जिट पोल का निर्णय आया है, कांग्रेस को 1 से लेकर 4 सीटों तक ही जो है यूपी में आंका गया है। और निश्चित सी बात है कि उनको जो ट्रम्प कार्ड के रूप में जिनको उन्होंने पेश किया था, बुरी तरीके से वो फेल हुई हैं। और ये हम पहले से भी जानते थे। आलोक जी आपको भी प्रतीक्षा होगी, आपके एक बड़े नेता राजधानी लखनऊ से दूसरी बार प्रत्याशी हैं। क्या कुछ मतगणना में उनका रुझान है, किस तरह से मतगणना आगे बढ़ रही है और किसकी तरफ जनता का संदेश है, इसको जानने के लिए हम अपने संवाददाता उमाशंकर दुबे के पास चलते हैं। उमाशंकर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, आज तो वोटों की गिनती शुरू हो गई है और लखनऊ के 5 विधानसभा सीटें हैं और साथ ही जो लखनऊ की दूसरी लोकसभा सीट है मोहनलालगंज, वहां की 4 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है, वोटिंग चालू हो गई है। और पहले फेज में जो बैलेट वोटिंग है, उनकी जो पोस्टल वोटिंग है, उनकी काउंटिंग हो रही है। अभी ईवीएम की वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर पहला रुझान शुरू हो जाएगा कि कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और कितने वोटों से आगे चल रहा है। धन्यवाद उमाशंकर, आपके पास फिर हम लौट करके आएंगे, आप निगाह बनाए रखिए। आलोक जी, जो हमारे संवाददाता बता रहे थे कि डाक मतपत्रों की लखनऊ में गिनती चल रही है, दोनों लोकसभा सीटों पर मोहनलालगंज और लखनऊ मतगणना का काम शुरू हो गया है। 10 से 15 मिनट में ईवीएम मशीनों से भी गणना शुरू हो जाएगी। और जो टैली हमको इस वक्त अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी 27 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर, और जबकि बढ़त बनाए हुए हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी ने बढ़त बना रखी है, अमेठी से भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है। संजय जी क्या कहेंगे? देखिए आशुतोष जी, जो ये फिलहाल जो नतीजे या रुझान दिख रहे हैं, ये पोस्टल बैलेट के हैं। और मुझे लगता है कि ये राष्ट्रवाद की जो बातें हुई हैं एक बार फिर टैली बदली है रईस जी। 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 17 सीटों पर, सीपीआई के खाते में भी 1 सीट है और 12 अदर्स भी हैं। ये 12 अदर्स कौन है, इसका भी विश्लेषण हम आपको देंगे। जी संजय। तो पोस्टल बैलेट के जो ये अभी मतगणना हो रही है, इसमें समय लगता है। ये ईवीएम मशीनों की मतगणना बड़ी तेजी से होती है, इसमें समय लगता है। और अभी ये जो रुझान दिख रहे हैं, इसमें वही राष्ट्रवाद की जो बातें हैं, जो छद्म आवरण डाल के चुनाव को घुमाया गया है, ये वो दिख रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 9 बजे के बाद, 9:30 बजे के बाद जब ईवीएम मशीनों की शुरुआत होगी, तो ये जो एक तो लंबा अंतर दिख रहा है, ये अंतर बहुत तेजी से कम होगा जो सीटों का अभी दिख रहा है। ठीक है। और आने वाले समय में आप जो देश में एक बदलती सरकार जिंदा रहेंगी तो हमारा कार्यक्रम भी धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। विभा जी से एक सवाल ले लेते हैं, फिर आलोक जी आपसे हम बात करते हैं। विभा जी, जो सवाल आपसे था संजय जी से, आपने भी महागठबंधन ने अमेठी से कैंडिडेट नहीं उतारा था। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती ने खुल करके बहुजन समाज के लोगों से राहुल गांधी को वोट देने के लिए कहा था, बावजूद परिणाम कुछ दूसरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अभी तो ये शुरुआती दौर है और आने वाला समय, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अभी तो बक्से खुले हैं और अभी मैं कहूँगी कि इसके बाद परिणाम बिल्कुल अलग होगा। आप थोड़ा सा समय और दीजिए और जनता के रुझान जो है वो जमीनी स्तर पर, मैं आपको बिल्कुल जमीनी स्तर पर मैं बता रही हूँ, जनता ने जो काम में कहा है, जनता जो चाहती है भाजपा जीतने वाली है और वहाँ जो है नीतीश कुमार और कांग्रेस, मैं आपको बता दूं, गठबंधन से सरकार हो और देश को नया प्रधानमंत्री। आलोक जी, सहमत हैं आप इस बात से कि जो रुझान दिखाई दे रहे हैं तेजी से, ये ऐसे बने रहेंगे या कि अभी जब ईवीएम मशीनें खुलेंगी डाक मतपत्रों के बाद तो कुछ अंतर कम हो जाएगा? देखिए, देश की जनता बहुत समझदार है और उसने अपना भरपूर मतदान जो है देश के निर्माण के लिए दिया है।
और क्यों दिया है? क्योंकि देश का नेता एक ऐसा प्रधानमंत्री है और जिसने रीता देश को रीता बहुत जोशी आगे, मेरी बात पूरी हो जाती जी है। जी रीता देश जोशी के- भी इलाहाबाद से आगे चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं जी। जो देश को बहुत आगे ले गया है। आज देश की जीडीपी 4% से बढ़कर के 7.3% पर 5 साल में पहुंच गई है। और सीधी सी बात यह है कि भारत एक छठी सबसे बड़ी अर्थशक्ति बन चुका है देश के पूरे विश्व में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हमारे कांग्रेस के मित्र समझ नहीं पा रहे वो छद्म आवरण की कौन किसकी बात कर रहे हैं। छद्म क्या देश की, आप गलत दे सुन रहे हैं। लीजिए अरे सुन लीजिए अभी चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव नहीं हो रहा है, 6% पे आ गया। अरे आपकी हैसियत अमेठी में दिखाई पड़ रही है, फिर मैं ये बात करूंगा, ठीक है? तो सीधी बात सुन लीजिए, 2 लाख से चयन अमेठी सही जीतेंगे। करें, इस शब्दों टेबल का पे चयन कहते सही जा रहा हूँ करें। 2 लाख से हैसियत 2 पे क्यों लाख से उतर रहे हैं? अमेठी से राहुल गांधी जीतेंगे शब्दों आलोक का जी। चयन सही करें। और हम लोग शाम को मैं चाय बीजेपी पिएंगे के कहीं। प्रवक्ता से कहूंगी कि शब्दों का चयन सही मेरे करें। ख्याल से जो है यहाँ युद्ध नहीं हो ज्यादा रहा है। रईस जी, उत्तेजित एक हो और रहे हैं। महत्वपूर्ण सीट है, विभा जी भी बोल रही हैं, आजमगढ़ चलते हैं, देखते हैं मतदाताओं का क्या रुझान है, क्या जनादेश है। वहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी अभिनेता निरहुआ को मैदान में उतारा है। दोनों आमने सामने हैं। आलोक, आपको हमारी आवाज मिल रही है? आलोक, क्या मतगणना का काम शुरू हो चुका है? कहां तक मतगणना पहुंची है? क्या कुछ रिजल्ट दिखाई दे रहा है? हाँ, आजमगढ़ में मतगणना शुरू हो गई है और तैयारियां यहाँ पे सुरक्षा की व्यापक की गई है, 3 स्तरीय सुरक्षा है। और यहाँ पे अभी जो फर्स्ट राउंड की मतगणना शुरू हुई है उसमें प्रथम रुझान जो है आ रहा है दिनेश लाल यादव निरहुआ अभी थोड़ा आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी शेष आना बाकी है। जैसा कि यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है। बिल्कुल आलोक, आप नजर बनाए रखिए। रईस जी, थोड़ा सा चौंकाने वाला है, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि निरहुआ आगे हैं, जबकि इस पर 400 मतों से अखिलेश, वो स्पष्ट हो जाएगा। हो सकता है अभी शुरुआती दौर में ये बात जो है स्पष्ट नहीं हो पा रही हो, कई कंट्राडिक्टरी खबरें जो है आती रहती हैं। बिल्कुल आलोक जी, आपको बात पूरी करने का मौका इसलिए देंगे कि आपका वजन लगातार बढ़ता जा रहा है। 46 सीटों पर आप आगे हो गए हैं, 17 सीटों पर कांग्रेस है, और जबकि सपा बसपा के पक्ष में अभी कोई रुझान नहीं दिखाई दिया है। सीपीआई 1 और अदर्स के खाते में 12 सीटें हैं। जी आलोक जी, देखिए, जो जमीनी पार्टियां होती हैं वो हमेशा मतदाताओं में भरोसा करती हैं, लेकिन अगर आप जनता बताएंगे छद्म आवरण है, यानी कि आपने जो मतदाता है उनके मतलब विवेक पर आपने एक इंग्लिश प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। प्रश्न चिन्ह जो है आपको प्रधानमंत्री पे खड़ा कर रहे हैं, जनता पे नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा, अगर कांग्रेस मैं भी प्रवक्ता- क्षमा चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता आप मेरी इतने भाषा को उत्तेजित- बदलिए नहीं। इतने उत्तेजित हो रहे हैं, सरकार और मोदी जी पे खड़े इतने उत्तेजित हो रहे हैं, मैंने जनता अपने पे नेता कोई को एस्टैब्लिश प्रश्न नहीं कर खड़ा पाए। किया। हर समय छुट्टी मनाने के लिए विदेश में चले जाते हैं। जनता के ही दरबार अमेठी में में 5 जाना है। विधानसभा में जो 0 पे खड़ी है। आज अगर विधानसभा चुनाव का अगर आप 2017 का वो लेंगे, छोड़िए, लेकिन आप 0 पे मेरी खड़ी है भाषा ना कांग्रेस। बदलिए। चौथे नंबर मैंने की पार्टी है सरकार पे कांग्रेस। प्रश्न खड़ा और किया आज है। राहुल गांधी मैंने अमेठी में पीछे जनता चल पे रहे प्रश्न हैं। नहीं खड़ा किया कि लेकिन यही जनता कांग्रेस को क्योंकि 70 साल आज खाली सरकार में बैठाई न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में कांग्रेस दिखाई पड़ती है। न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में कांग्रेस दिखाई पड़ती है। न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में खाली कांग्रेस दिखाई पड़ती है। जनता मुझ में कहीं भी कांग्रेस का स्थान नहीं है। मेरी भाषा मत बदलिए, आप अपनी भाषा कहिए। आप मैंने जो कहा है उसको उसका उस भाषा को परिवर्तित मत करिए। संजय जी, थोड़ा सा संयमित अभी रहने की जरूरत है, क्योंकि ईवीएम मशीनें अभी पूरी तरह से खोल के सामने नहीं आई हैं। कुछ देर बाद फिर ये कपड़े फाड़ेंगे, अरे हम तो आ नहीं पाए। नहीं, हमारे कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं? मुझे आप लग रहा है, अपने शब्दों पे देखिए, मुझे लग रहा है कैसे अभी शब्दों का चयन कर रहे हैं? अभी ये बीजेपी यदि बीजेपी के रुझान होते तो आप शब्दों का चयन सही करिए। आप शब्दों का चयन करिए, यही बीजेपी की रणनीति। आप बीजेपी का चेहरा देखिए। अरे बाल भी नोचेंगे आप अपने। कन्नौज से जो है भारतीय वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी डिंपल यादव दूसरी बार चुनाव मैदान में है। हमारे संवाददाता नित्य मिश्रा वहां पर मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अभी मतगणना का वहां पर हाल है। नित्य, क्या मतगणना का हाल है और किस तरह से क्या काउंटिंग हो रही है? जी जी, आपको बता दें कि फिलहाल अभी पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती अभी चल रही है यहाँ पर, और अभी जिलाधिकारी के साथ सभी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम है और सारे राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि उनके साथ आकर यहाँ पर स्ट्रांग रूम से सारी वोटिंग मशीन और ईवीएम मशीन और वीवीपैट मशीन निकाली गई है। तो कुल मिलाकर जो अभी शुरुआती जो बात सामने आ रही है वो जो पोस्टल बैलेट है उनकी गिनती अभी शुरू हो गई है। जी बिल्कुल नित्य, धन्यवाद। आप पोस्टल मतगणना के बाद जो ईवीएम मशीनें खुलेंगी और उनसे जो गणना होगी उसकी सूचना हम तक आप पहुंचाते रहिएगा। इस बीच आजमगढ़ से अखिलेश यादव अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और इसके साथ ही जो प्रारंभिक टैली है वो लगातार स्क्रीन पर आपको हम दे रहे हैं। 542 में से लगभग 50 सीटों की टैली आ चुकी है। 46 सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी ने 76 सीटों की टैली हमारे पास है। भाजपा ने 46 सीटों पर, कांग्रेस ने 17 सीटों पर और अन्य के खाते में 12 सीटों की बढ़त है। डॉक्टर रईस, छद्म आवरण पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ, लेकिन मैं अभी भी वहीं पर हूँ। हाँ। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई छद्म आवरण है। जी देखिए, जो चुनाव प्रचार होता है जी वो 3 चीजों को लेकर चलता है, जी। इश्यूज, तकनीक और संवाद की कला। जी अब अगर इन तीनों में इश्यूज को कोई संवाद की कला के माध्यम से किस तरह से प्रस्तुत करता है, ये उसके नेतृत्व का गुण है। डॉक्टर साहब, एक मिनट आपको हम रोकेंगे। जो हमारा नेशनल टैली है वो जो बता रहा है कि 60 सीटों पर एनडीए को और 21 सीटों पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बढ़त मिली है। ये टैली में कितना डिफरेंस है? भले ही ये डाक मत पत्र हों, लेकिन डाक मत पत्रों में भी जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस या यूपीए को नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जी नहीं, एक चीज है, थोड़ा सा अभी वही वाली बात है जो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। जी डाक मतपत्र सीमित होते हैं और दूसरा वो जनता की कंप्लीट अभिव्यक्ति नहीं दिखाते हैं। फिर भी रुझान का उसका मिलना ये बताता है कि जो बात नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने अपनी लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करी है उसमें वो सफल रहे हैं। जी तो ये एक उनके लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, मैंने पहले कहा कि जो विपक्ष था वो उसने पीछा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उतना विजन अपना जो है वो स्पष्ट नहीं रख पाया कि उसको जो जनता अगर उनसे खपा भी थी उसको पूरी तरह से अपनी तरफ कन्वर्ट कर ले जाता। तो मुझे लगता है कि इसके परिणाम जो हैं वो कहीं ना कहीं, यानी जो बुना सकता था विपक्ष वो बुना नहीं पाया है। जी डॉक्टर साहब, जो टैली है वर्तमान वो एक और सबसे खास खबर ये आ रही है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से वो आगे चल रही हैं, जिनको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था और उन विवादों में उन्होंने काफ़ी मौन धारण कर लिया था कि जब तक परिणाम नहीं आएंगे वो कुछ बोलेंगे नहीं। हम चलते हैं अपने साथी सहयोगी विजय श्रीवास्तव के पास। विजय, क्या कुछ है आपके पास हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए? धन्यवाद आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आज लोकसभा चुनाव 2019 का वो खास दिन जिसका इंतजार सभी को है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे हमारे मतदाता ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने भी कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और आज 23 मई का वो खास दिन है जब दिग्गजों की किस्मत क्या गुल खिलाएगी ये पता चलेगा उन सभी को। रुझान आने शुरू हो चुके हैं। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ से राजनाथ सिंह जो है वो इस समय आगे चल रहे हैं, ये एक बड़ी खबर है। और उत्तर प्रदेश की अहम 80 सीटें हैं और अगर इन 80 सीटों में रायबरेली की बात करें तो यहां से सोनिया गांधी इस समय आगे कर रही हैं। ये रुझान जो आ रहे हैं राजनाथ सिंह और इस समय सोनिया गांधी रायबरेली से आगे चल रही हैं। और वही बात करें अगर मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी से तो उन्होंने भी बढ़त बनाकर रखी हुई है। ये 3 प्रत्याशी इस समय टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आ चुके हैं, जिनमें राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और अब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से बढ़त बनाए हुए हैं। आपको सामने टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये लोकसभा चुनाव 2019 का आज का खास और अहम दिन है जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम मशीन से खुलेगी। कौन दिल्ली के दरबार को सजाएगा, कौन दिल्ली के दरबार का रास्ता तय करेगा, ये सारी चीजें जो है वो तय होंगी। एक बहुत बड़े आंकड़े उत्तर प्रदेश, ये हमारे डीडीयूपी की पूरी टीम लगातार आपको पल पल की खबरें देगी, अपडेट देगी। मतगणना के सारे रुझान आपके टीवी स्क्रीन पर आएंगे, आपको हम जानकारी देंगे। हमारे सारे सहयोगी, हमारी सारी टीम पल पल की खबर आप तक पहुंचाती रहेगी। उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव, लोकसभा का ये चुनाव बेहद अहम है क्योंकि 80 सीटें हैं। चाहे वो अमेठी की बात करें, चाहे हम रायबरेली की बात करें, चाहे लखनऊ की बात करें, हम इन सब सीटों की अगर बात करेंगे, ये सब सीटें बहुत 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 अहम हो जाती हैं। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी, ये 2 प्रत्याशी, कांटे की टक्कर है। दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया मतदाताओं को रिझाने के लिए। रायबरेली में सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने जमकर प्रचार किया। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी से अगर बात करें तो राज बब्बर इस बार मैदान में है। यहां पर ये सीटें भी बेहद अहम हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं वो सीटें दिल्ली के दरबार का रास्ता तय करेंगी। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं अपने सहयोगी रामेंद्र सिंह के पास।
जी एक बार पुनः नमस्कार आपको, सारे दर्शकों को हार्दिक अभिवादन करते हुए ये 2019 लोकसभा के चुनाव में हम आपको पल पल की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ क्या घटित हो रहा है, न्यूज़ रूम से अलग हो रहा है, और हमारा जो टैली है वो पूरा आपको दिखाते जा रहे हैं कि कैसे हो रहा। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण चुनाव है, चूंकि 80 लोकसभा सीटें आती हैं। बात भले ही पुरानी लगती हो कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए कि 80 लोकसभा सीटें यहाँ से आती हैं। पिछली बार 71 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी, 2 सीटों पर अपना दल ने जीत दर्ज की थी। तो जो हालात थे, क्या उसको दोबारा भारतीय जनता पार्टी गेन कर पाएगी? क्या गठबंधन जो बना है वो सफल होगा? क्या जमीन पर जो इनके मतदाता हैं वो जुड़ पाए हैं, या नेता ऊपर हवा में जुड़ते रहे हैं? इस सब की पटकथा आज लिखी जानी है। आज ये तय होना है कि देश की सत्ता की तरफ कौन जाएगा और कौन जनपद की तरफ जाएगा। अभी संघर्ष करना है जनता के साथ, ये आज तय होने का दिन है। हालांकि चुनावी रिजल्ट धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, लेकिन ये अभी शुरुआती परिणाम है। धीरे धीरे करके अभी जैसे ईवीएम खुलने लगेंगे तो 11 बजे तक लगभग मोटा मोटा आइडिया फिक्स हो जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत जी हैं, अजय प्रकाश जी हैं जो आपको चुनाव विश्लेषण करेंगे। कांग्रेस से भी प्रतिनिधि हमारे साथ, विभाजी समाजवादी पार्टी से भी हमारे साथ बनी हुई हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत हेमंत जी आपसे करेंगे। जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरीके का परिवेश अभी टैली पर आ रहा है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कमजोर आंक रहे थे, जो जातियों के सहारे चुनाव चल रहे थे, वो नहीं चल पाएगा क्या? देखिए, 2 खास बातें अभी आपने इस इलेक्शन का जिक्र किया और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया। निश्चित रूप से सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि भारत में क्या होना है ये उत्तर प्रदेश से तय होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं, बिल्कुल, और इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास सबको करना चाहिए, सारे दलों को करना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये चुनाव बड़ी बदमजगी में हो रहे हैं। ये उत्सव है, महापर्व है, ये तो ईद, बकरीद, होली, दिवाली से बढ़ करके इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि अब भारतीय पहले हैं, इंडिविजुअल बाद में हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस तरीके की परिस्थितियां आई हैं चुनाव के दौरान, और पॉलिटिकल पार्टीज के जो कमेंट्स आए हैं, जिस तरीके का व्यवहार कुल मिला के देखा जा रहा है, और विश्व परिदृश्य पर थोड़ी सी नकारात्मक एक छवि जा रही है। मैं वर्ल्ड मीडिया को देख रहा था अलग अलग उसको। फिर भी इम्तहान है तो नतीजे आएंगे, नतीजों का दिन है, नतीजों के ट्रेंड आने शुरू हुए हैं, पोस्टल बैलेट्स की गिनती चालू हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है, मैं भी उत्तर प्रदेश के कम से कम 46 संसदीय क्षेत्रों में गया हूं, तो अब तो यह कहने में किसी आचार संहिता को उल्लंघन नहीं है। नतीजे आने शुरू हो गए हैं, एनडीए की वापसी हो रही है, इस बात के प्रबल आसार है। नरेंद्र मोदी वापस हो रहे हैं, ये लगभग तय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में जो प्रेडिक्शंस आए हैं, उससे मैं थोड़ा सा अपने आप को असहमत पाता हूं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी लड़ाई है, अपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी। चूंकि भारतीय जनता पार्टी डिफेंडिंग चैंपियन है, इसलिए तुलना हम उसी से करेंगे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं सूत्रवाक्य पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को मानता हूं, क्या वर्टिकल डिवीजन वोट्स का हुआ है, समानांतर वोट पड़े हैं, एक तरफ एक पाला, एक तरफ दूसरा पाला। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जगहों पे 3 कोणों की लड़ाई हुई हो, 4 कोणों की लड़ाई हुई हो। वर्टिकल डिवीजन हुआ। वर्टिकल डिवीजन के बहुत से कारण अभी आपने जिक्र किया। बिल्कुल, अभी स्पष्ट चुनाव था, बहुत स्पष्ट चुनाव था। यह जातियों के तिलिस्म बनाम नरेंद्र मोदी का चुनाव था। यह चुनाव नरेंद्र मोदी ने लड़ा है। मैंने गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद, बुंदेलखंड से रोहेलखंड तक एक बात पाई है कॉमन, कि जो वोटर्स थे उनको कैंडिडेट्स का नाम नहीं पता था। उनको नहीं पता था कि यहाँ से हरीश द्विवेदी लड़ रहे हैं, या यहाँ से रामपाल लड़ रहे हैं, या इवन सुल्तानपुर जैसी सीट पर मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं था। लेकिन हेमंत जी, आपने बदमजगी की बात की। जिन लोगों की शुरुआत ही होती है कि तिलक तराजू और तलवार, क्या अपेक्षा करते हो? ठीक है, आप एक पक्ष को, उनका आपको लगता है कि राष्ट्रीय परिदृश्य में वो महत्वपूर्ण है तो उनको नहीं कहना चाहिए, इनसे क्या अपेक्षा है? महोदय, हमारी ताकत क्या है? हमारी ताकत हमारा लोकतंत्र है, हमारी यूनिटी, हमारी एकता है। इस देश की ताकत है। इससे, इसी ताकत से सारा जो पड़ोसी मुल्क हमारा दुश्मन है हमसे डरता है। बिल्कुल। वरुण गांधी जहां पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से हम मोहम्मद तारिक जी हमारे साथ हैं। तारिक जी, मेरी आवाज अगर मिल पा रही हो तो क्या अपडेट है आपके पास? सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो गई थी
और एक राउंड अभी क्लियर हुआ जिसमें बताया जा रहा है कि वरुण गांधी यानी बीजेपी के कैंडिडेट वरुण गांधी 12,000 वोटों से जो गठबंधन प्रत्याशी हैं हेमराज वर्मा उनसे आगे चल रहे हैं। हालांकि फिगर अभी आना बाकी है किसको कितने वोट मिले हैं, लेकिन जो प्रशासन की ओर से बताया गया वो यही बताया गया कि पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी वरुण गांधी 12,000 वोटों से आगे हैं। जी बिल्कुल, ये शुरुआती रुझान है। वरुण गांधी 12,000 मतों से आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से मां की सीट पर वरुण गांधी चुनाव लड़ने गए और माताजी को सुल्तानपुर भेज दिया, हमें लग रहा है उनका जो फार्मूला है ये बेहतर हो रहा है और वरुण गांधी 12,000 से आगे चल रहे हैं। अजय जी, मोदी ब्रांड, संगठन, संघ, राष्ट्रवाद, क्या इस चुनाव में भाजपा की जीत का आधार यही है जिस पे हम बात कर रहे हैं? देखिए, इस बार तो पूरे का पूरा आधार यही रहा है और जब कभी भी प्रमोशन किया गया बीजेपी का तो बीजेपी से ज़्यादा जो है मोदी आ गया है। हर जगह के ऊपर बात ये हुई कि इलेक्शन जो है वो मोदी ही लड़ रहे हैं, पूरी की पूरी पार्टी शायद कहीं थोड़ा सा पीछे दिखाई देती है इसके अंदर। तो जितने भी मुद्दे आए, जब भी आए, जो भी बात हुई, जहाँ पे ब्रांडिंग हुई, जिस जगह के ऊपर स्कीम्स की बात हुई, पूरे के पूरे 5 सालों में यही देखा गया कि निरंतर उन स्कीम्स को ये कहा गया आज लॉन्च की गई ये स्कीम मोदी के द्वारा, तो निरंतर इसी तरह की बात होती रही। हालांकि थोड़ा सा कंपैरिजन अगर इसका 2014 से करें तो 2014 में शुरुआत में बीजेपी जो है वो आगे थी, लेकिन बाद में कहा गया कि हाँ मोदी आ रहे हैं और उसके इश्यूज अलग थे, इस बार इश्यूज अलग थे। तो 5 साल का जो पूरा बिल्डअप किया गया है स्कीम्स के तहत, अलग अलग चीजों के तहत, उसमें निरंतर मोदी ब्रांड ही आगे रखी गई है। बिल्कुल, मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में की गई और 5 करोड़ 71 लाख रुपए बांटे गए हैं। लगभग 12 लाख लोगों तक इसकी पहुंच हुई है। उज्ज्वला को 8 करोड़ परिवारों को बिना सिक्योरिटी के कनेक्शन दिए गए हैं। आवास में 1 करोड़ 7 लाख लोगों को आवास दिए गए हैं और 38 लाख गरीब परिवारों को जो गांव में रह रहे हैं उनको आवास दिए गए हैं। शौचालय 7 करोड़ से ऊपर यानी 8 करोड़ के आसपास शौचालय दिए गए हैं जो खुले में शौच जाते थे, क्योंकि महिलाएं क्यों वोट दे रही, इस पर अभी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और जनधन योजना में 81 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खुले हैं। किसान सम्मान योजना और आयुष्मान योजना ने भारतीय जनता पार्टी को रास्ता दिया है। जिन लोगों की सुविधाएं मिली हैं वीकर सेक्शंस को, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। कांग्रेस से हमारे साथ हमारे उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, डॉक्टर अनूप पटेल। डॉक्टर अनूप जी, ये बताइए कि जो एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पर भारतीय जनता पार्टी ने, आपने जो सवाल खड़े किए, पता लगा बम वहां नहीं फटा, आप लोगों के ऊपर फट गया है, जो हालात दिख रहे हैं। नहीं, जो अभी फ्लैगशिप योजनाएं आप गिना रहे थे, बहुत विद कॉन्फिडेंट की जो है मोदी सरकार ये आंकड़े हैं, कॉन्फिडेंट नहीं। देखिए ये आंकड़े हैं, आंकड़ों पर कोई सवाल नहीं है। आप योजनाओं की नीतियों पर सवाल करिए जी। आंकड़ों का दूसरा पक्ष भी है। आपने कहा कि मुद्रा बैंक जो है 5 करोड़ 71 लाख रुपए बांटे गए 12 लाख लोगों पे। एक व्यक्ति को कितना आता है आप देख लीजिएगा, 1000 से भी नीचे आता है। जो आपके शौचालय, मतलब जो भी इनके आंकड़े, जो लास्ट में 2000 लेट मी से ऐसे नहीं होगा। आप मेरे को आंसर करने दीजिए। आप मेरे को मैं आंकड़े का दूसरा पक्ष भी पर सवाल खड़ा करना, मैं आंकड़े का दूसरा पक्ष भी रख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जो शौचालय आंकड़ों का रिजल्ट आ रहा। अनूप जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने सवाल आपका सुन लिया, ऐसे नहीं। सवाल जो आपने पूरा एक पक्ष रखा ना कि मोदी ने इतनी फ्लैगशिप योजनाएं शुरू की हैं, जनधन योजना का क्या हुआ, सारे अकाउंट बंद हो गए। किसान जो है सम्मान निधि योजना इलेक्शन के समय शुरू हुई, ये भाषण हो चुके हैं, चुनाव में वोट पड़ गया है, उससे आगे बढ़िए ना सर। इसको कौन सुन रहा है आपकी बात? मेरी बात सुनिए सर। अनूप जी, मेरी बात सुनिए। मेरा सर, इस पर क्यों डिबेट कर रहे हो? मैंने सुनाया जो बात अजय जी ने कहा, उस पर हमने कहा मैं उस बात का आंसर दे रहा हूँ, आप सुन क्यों नहीं रहे? आपको सुनना चाहिए ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं अपने पार्टी का सवाल मैं तय करूंगा ना। आंसर है कि एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर अगर आप जबरदस्ती उस फ्लैगशिप पर, मैं अपने तरीके से कह रहा हूँ कि एयर स्ट्राइक का जो हुआ था, एयर स्ट्राइक पर मैं सवाल करूंगा। क्या कांग्रेस को महंगा पड़ा है? क्या हमारा सवाल उसका उत्तर दूंगा जी। लेकिन आप ऐसा नहीं कि ये इंपोज करेंगे एक पार्टी को जो पूरी तरीके से। वोट नहीं पड़ना, आप इंपोज नहीं कर सकते। वोट नहीं पड़ना है, इंपोज नहीं कर सकते बिल्कुल। लेकिन आप जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, मैं एयर स्ट्राइक सर देश माहौल बना रहा, मैं नहीं बना रहा। आपको गलतफहमी, मैं नहीं बना रहा। देश में हम भी रहते हैं बिल्कुल, मैं नहीं बना। मैं जो है मैं कंबोडिया में नहीं रहता हूँ, कांग्रेस की कंबोडिया हो, बांग्लादेश के आंकड़े सर मेरे नहीं है। ठीक है, देश की जनता के आप जो बोल रहे थे सारी योजनाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। कोई भी आंकड़ा अगर जो है निकाल के लाए, एक्चुअली में आंकड़ा वो जनहित पे नहीं है। और दूसरी बात स्ट्राइक को लेके,
आपका ही मीडिया डिपार्टमेंट, पूरा मीडिया डिपार्टमेंट ने शुरुआत कहां से की? अमित शाह जी ने बोला था कि इतने लोग जो है हताहत हुए। अमित शाह को स्पेशली वो आंकड़े कहां से मिल जाते हैं भाई? और उसके बाद यहां पे जो आंकड़े थे, ये जितने भी जो रुझान है एग्जिट पोल के, हम एग्जैक्ट पोल पे भरोसा करते हैं और एग्जैक्ट पोल आज शुरू हुआ है 8 बजे से, और शाम के 5 बजे तक जो जनादेश होगा सर माथे पे होगा। ये जितने भी एग्जिट पोल हैं 2004 से 2004, 2009, 2014, 2019 हमेशा बीजेपी को लीड दिलाई गई है। लेकिन जैसे 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 आता रहा है, जैसे जैसे आता रहा है, वैसे वैसे क्लियर पिक्चर दिखाई देने लगी कि जनादेश किसको मिला। थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आप इधर रखिए, हम लोग इधर रखें, हमारा तो धैर्य लगातार बना रहेगा। जनादेश है आज जो जनादेश मिल रहा है, हमारे साथ बरेली से जहां संतोष गंगवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां से नाजिया अंजुम हमारी प्रतिनिधि मौजूद हैं। नाजिया, क्या अपडेट है अभी तक बरेली से? कौन आगे है, कौन पीछे है? रामेंद्र, अभी जिस तरह से मतगणना सुबह 8 बजे से यहाँ शुरू हो गई है, पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है, उसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू की जाएगी। आज सुबह से ही जो है पूरा जो है मतगणना में पूरा जुटे हुए हैं। इसके बाद जो है अभी तक जो रुझान आ रहे हैं सामने, जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, उसमें जो है भाजपा के जो प्रत्याशी हैं संतोष गंगवार, वो बैलेट की गिनती में आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, संतोष गंगवार आगे चल रहे हैं। क्या है अब तक अपडेट, कितने वोटों से आगे चल रहे हैं नाजिया? अभी 1 घंटा बीता है, एग्जैक्ट फिगर सामने नहीं आई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 8 जो लोकसभा है उसमें वो आगे चल रहे हैं और लगभग 3300 बैलेट जो है उनसे वो आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी से विभा जी हमारे साथ। विभा जी, क्या लग रहा है आपको, जो जिस तरीके से चुनाव के अपडेट अब तक आ रहे हैं, उससे क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, अभी रुझान है शुरुआती, और मुझे लगता है कि गठबंधन और समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से सफल होगी और हम अच्छे से जनता के सामने अपनी बात को समझा पाए हैं। आपने एक क्वेश्चन किया था कि जो है एयर स्ट्राइक के बारे में, तो मैं कहना चाहूँगी, मैं एक सैनिक की बेटी हूँ। सेना से जनता का दिली लगाव होता है और उसके हर एक मोमेंट से दिली लगाव होता है। मैं कहूँगी कि भारतीय सेना के हर एक काम को जो है मेरी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से सल्यूट। लेकिन एक चीज़ पे विपक्ष ने हमेशा सवाल उठाया, एयर स्ट्राइक पे सवाल नहीं उठाया गया कि हमारी सेना ने वहाँ जाके पाकिस्तान में बम विस्फोट किया, और ये बहुत ही सराहनीय कार्य था और मुझे कहूँगी गौरव का कार्य था, शौर्य का कार्य था, और ये भारतीय सेना कर सकती है पूरे विश्व में। लेकिन जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों पे एकाएक हमला हो गया था, तो ये कहीं ना कहीं हमारी गैर जिम्मेदारी भी थी। ये हमारे पर जो हमला हो गया और इतने जवान शहीद हो गए बिना लड़े, बिना किसी कारणवश, तो विपक्ष इस पे सवाल जरूर करेगा कि ऐसा क्या कारण रहा, ऐसा क्यों हो गया कि हमारे इतने जवान जो बिना लड़े, बिना अस्त्र उठाए, केवल एक झोला बांध के जा रहे थे अपने परिवार से मिलते हुए, और वो मार दिए जाते हैं। कहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की चूक हो गई, इस पे सवाल था। विभा जी, अगर यही भाषा पहले रहती तो शायद बिल्कुल पहले भी थी यही भाषा, लेकिन उसको मीडिया ने, मुझे लगता है मीडिया और लोगों के द्वारा समझा नहीं जा सका। यही शब्द हम विपक्ष समझाना चाहते हैं। हेमंत जी, आपने अनूप जी की बात सुनी और विभा जी की बात सुनी है, क्या लग रहा है कि ये भाषा जो विभा जी अब बोल रही है, ये नेताओं को पहले बोलनी चाहिए थी, ये रिएक्शन हुआ है आम आदमी में? अब मुझे लगता है कि कुछ स्ट्रेटेजिक चूक हुई है अपोजिशन से, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि अभी भी कोई चीज़ एकदम से कह देना ठीक नहीं, लेकिन हम लोग इसी धरती पर रहते हैं, तजुर्बा भी है, ट्रेंड और चीज़ें समझ में आती हैं, कहीं जाते हैं सूंघ लेते हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो सहाफ़ी, हमारा काम ही यही है। लेकिन हमको लगता है कि स्ट्रेटेजिक चूक बड़ी हुई है अपोजिशन से, खासतौर जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ा एस्पिरेंट थी इस पूरे चुनाव में, कांग्रेस। और कांग्रेस ने एक जो नेगेटिव कैंपेन शुरू किया, देखिए इस चुनाव को मैं दो चुनाव की बात कर रहा हूँ। 2004 में इंडिया शाइनिंग की बात होती थी, इंडिया शाइनिंग का जो कैंपेन हुआ, कांग्रेस ने उसके खिलाफ लड़ा और वो फेल हो गया। लेकिन यह चुनाव कई कारणों से एक इंडिविजुअल को सबसे आगे रख के चुनाव लड़ा जा रहा था, और खाली भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी थी और अपोजिशन उनके जाल में फंस गया। उसने भी वही काम किया कि नरेंद्र मोदी का ही जिक्र हो। जैसे आप देखिए, कोई एक चुनावी सभा
जो देश की सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी कांग्रेस है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कोई एक ऐसी सभा, चुनावी सभा नहीं छोड़ी। इवन सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बाद भी वो कहते रहे कि चौकीदार चोर है। जब आप नेगेटिव पॉइंट पे कहीं पिन करते हैं तो निश्चित रूप से इसका रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि चौकीदार चोर है लगातार कहने का जो एक उनका सूत्रवाक्य था चुनाव में, वो बैकफायर कर गया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जी, इस वाक्य ने ही शायद नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं, 2014 के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी का फेस आगे रख करके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आ रही है। चाहे किसी स्टेट असेंबली का चुनाव देख लीजिए, कोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर किया जाता था, खाली नरेंद्र मोदी आगे होते थे। तो उनको आगे होना था, उसको कांग्रेस ने और ज्यादा आगे कर दिया। तो ये चुनाव नरेंद्र मोदी लाओ या नरेंद्र मोदी हराओ, 2 इश्यूज पर हुआ। और इसी बिंदु ने एक वर्टिकल डिवीजन में बहुत गंभीर शब्द कह रहा हूं इस चुनाव में। कारण बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, यह कहने में हमको कोई शक नहीं, हालांकि हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान, हमारी बुनियाद, हमारे विकास, हमारी सोच के नितांत विपरीत है। लेकिन यह चुनाव विशुद्ध जातीय गोलबंदी के आधार पर लड़ा गया, खासतौर से जो प्रमुख दल उत्तर प्रदेश में। जैसे कहीं जाइए साफ होता था, किसी विश्लेषण को देखिए साफ कहा जाता था कि दलित, मुस्लिम और यादव ये वोट बैंक एक तरफ है, बाकी लोग एक तरफ हो गए। कैसे हो गए ये अपोजिशन को अब समझने की बात है, लेकिन हो गए। और यही फर्क है, इसी फर्क ने शायद एक ऐसा रिजल्ट की बुनियाद तैयार की है। मैं एक बात बताऊं, मैंने अभी एक बात कहा था कि मैं कहीं जाता था तो वहां लगता था कांग्रेस को क्या, और कैंपेन में कहाँ दिक्कत हुई। कैंपेन की दिक्कत बता दूं, देखिए नरेंद्र मोदी अगर चंदौली में जाते थे, बागपत में जाते थे, हमीरपुर में जाते थे या जौनपुर में जाते थे, तो नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे। वो ये भी करते, वो इस पर भी फोकस करते थे कि जो लोकल इश्यूज हैं वो क्या है, नंबर 1। दूसरे जो लोकल अपोजिशन के लीडर्स की गलती क्या है उसको मेंशन करते थे। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, इनका गठबंधन जो था, इनको ये भरोसा था कि केवल जातियों पर भरोसा था। एक सेकंड में उन्हें जातियों पर भरोसा रहा होगा, निश्चित सब करते हैं। ये क्या करते थे, ये लगातार खाली नरेंद्र मोदी पर अटैक करते थे। लोकल इश्यूज कहाँ उठे आप बताइए। चौथे चरण का पूरा चुनाव उठ गया, बुंदेलखंड जैसा बिल्कुल सही कह रहे हैं इलाका, बुंदेलखंड की किसी समस्या की बात किसी ने उठाई? समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, अगर आपको याद हो 4-5 वहाँ 4 उसके आसपास 4 रैलियां हुई, 4 रैलियों में आप बताइए बुंदेलखंड की बात। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21,000 मतों से आगे चल रहे हैं और लगातार जो अपडेट आ रहे हैं 140 पर भाजपा आगे है और 39 पर कांग्रेस आगे है। यूपीए कुल मिला के 53 पर आगे है। अजय जी, जिसकी बात हेमंत जी कर रहे थे और उसको लेके हम आते हैं कि जाति, धर्म और संप्रदाय से अलग हट के बनी योजनाएं, जिसको वोटर, संगठन और ये जो लाभार्थी वोटर है, इन तीनों ने मिला के पूरी गणित बदल दी है, लगता है आपको? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये चुनाव रहा है और शायद 2 परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को इस चीज़ को देखना होगा। एक तो ये है, एक हम लोगों ने कहा था 5 साल 10 साल पहले सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन मैं कहूँगा शायद ये सोशल इंजीनियरिंग पार्ट 2 है। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि हमारे पास 2 खास दल मिल करके और उन्होंने एक महागठबंधन किया। खास करके माना जाता है कि दोनों दल कभी भी आपस में मिलने वाले नहीं थे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग पार्ट 2 का हिस्सा हो गया कि हम किस तरीके से उन सीटों को इस तरीके से बांटें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे आ सकें, क्योंकि ये मानते हुए कि अगर दोनों दल आपस में लड़ते हैं तो वो सीटें बहुत कम हो जाएंगी। बिल्कुल। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और एक फ़र्क देखिए कि पिछले 5 सालों में जो एक बदलाव आया है वो आया है कि कैंपेनिंग किस तरीके से हो। तो रैलियां तो हैं, लेकिन रैली के अलावा अगर आप पोस्टर देखिए, आप बैनर देखिए, तो जिस तरीके से हमारा चुनाव आयोग और जिस तरीके से आचार संहिता चुनाव आयोग ने अपनी रखी है, तो हम बहुत ज़्यादा बैनर, पोस्टर और ये सारे के सारे पैम्फलेट नहीं बांट सकते। तो इस बार जो चुनाव ज़्यादा लड़ा गया वो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया, इन दोनों में जिसकी पकड़ हो गई वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा जो है हावी हो गए और वो अपने आप में इस चीज़ को कर सके। तो जब आपने कहा जातियों के अलावा और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने असर किया, तो वो ये फैक्टर थे उत्तर प्रदेश में जो काम कर रहे थे और पूरे भारत में जो काम कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में तो खास करके ये दोनों दल वाली बात आई, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की बात थी वो पूरे के पूरे भारत में बहुत ही तेजी से काम बिल्कुल। अनूप जी,
अनूप जी, कल अरुण जेटली जी ने कहा था कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए संकट बन गया है। नहीं, तो वही बीजेपी के जो लीडरान है पिछले 5 साल में लगातार जो कांग्रेस में गांधी नेहरू फैमिली। अनूप जी, 1 मिनट आपको रोक के और फिर इसी सवाल पर हम वापस आ रहे हैं। राजीव जी के पास मैं चल रहा हूं न्यूज रूम। क्या अपडेट है राजीव जी आपके पास? 64 नंबर। जी नमस्कार, मैं हूं राजीव चतुर्वेदी और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं। और मैं चंद्रमोहन जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये आप देख रहे हैं शुरुआती रुझान मिलने लगे हैं। जाहिर सी चीज़ है, भाजपा के लिए बड़ा उत्साहपूर्ण वातावरण है। 143 सीटें पर आप आगे चल रहे हैं, कैसा आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव पूरी तरीके से फिर एक बार मोदी सरकार को आगे करके चुनाव लड़ा। हमारा पूरा संगठन, पूरी ताकत, पूरे कार्यकर्ताओं का परिश्रम सब एक ही चीज पर कि फिर एक बार मोदी सरकार, और जनता ने उसको स्वीकार किया। जनता का जनादेश हमको मिला है, फिर एक बार मोदी सरकार देश में आ रही है। और क्योंकि जनता चाहती थी फिर एक बार मोदी सरकार इसलिए आने जा रही है देश में, क्योंकि जनता चाहती थी कि जो शौचालय बनाने का काम है, जो अंत्योदय का काम है, वो जारी रहे, वो आगे बढ़ता रहे। क्योंकि ये वो सरकार है जो राष्ट्रवादी सरकार है, जो आज देश के सम्मान को बढ़ाने का काम करती है। ये वो सरकार है जो सरकार भारत का दुश्मन, विश्व का दुश्मन होता है। ये वो सरकार है जो योग को राष्ट्रगुरु बनाती है। ये वो सरकार है जो जिसके छत नहीं है उसको छत देने का काम करती है। ये उज्ज्वला वाली सरकार है, ये आयुष्मान वाली सरकार है। तो ये कामदार सरकार है, ये नामदारों को खदेड़ने वाली सरकार है। चंद्रमोहन जी, इस बार एक चीज और देखी गई, ऐसा कहा जा रहा था कि मोदी को हाँ या मोदी को ना। क्या आप समझते हैं, क्या ऐसा इसका कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन्होंने जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार है उसको आगे ले जाने का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो काम है उसको आगे ले जाने का संकल्प लिया। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब खड़े होते थे तो मोदी मोदी, तो पूरा देश मोदी मोदी कर रहा था। पूरे देश में एक ही आवाज थी, मोदी मोदी। आप देखेंगे कि पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी हो रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज और हुई थी कि चौकीदार के मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं। इसको लेके कांग्रेस ने उनके ऊपर हमला किया था। तो क्या इसका भी कुछ आपको लगता है कुछ रिएक्शन हुआ है? स्वाभाविक रूप से आप देखो ना, मोदी जी ने कहा कि हाँ मैं गरीबों का चौकीदार हूं, मैं देश का चौकीदार हूं, मैं देश के सम्मान का चौकीदार हूं। अब लोगों ने कहा नहीं, हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिनका संबंध जो है वो फोर्स से है। वो बोले हम तो वो फोर्स वाले हैं। तो वो जो लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, देश की सम्मानीय जनता ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रमोहन जी। और हम फिर रामेन जी के पास चलते हैं। रामेन जी। बिल्कुल धन्यवाद राजीव जी। आज हम चर्चा कर लें कि जो कड़े मुकाबले हैं उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी सीटें हैं। अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच कड़ा मुकाबला है। कन्नौज में डिंपल यादव और सुब्रत पाठक के बीच कड़ा मुकाबला है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी और चंद्रभद्र सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। मुलायम सिंह और प्रेम सिंह साक्य के बीच कड़ा मुकाबला है। मनोज सिन्हा और अफजाल अंसारी के बीच कड़ा मुकाबला है। अजीत सिंह और संजीव बालियान के बीच कड़ा मुकाबला है। जयंत चौधरी और सत्यपाल मलिक के बीच कड़ा मुकाबला है। हम चलते हैं वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद सिंह जी, क्या अपडेट है, क्या बता रहा है जनता का मत? वाराणसी से जो अभी तक रुझान मिले हैं, भाजपा के 1236 मत, कांग्रेस के अजय राय को 9984 तथा सपा गठबंधन को 9261 मत प्राप्त होने की सूचना मिली है। अरविंद जी, क्या स्थितियां लग रही हैं? सिक्योरिटी कैसी है? मतगणना में सारी चीजें अपडेट हो गई हैं? हाई प्रोफाइल सीट होने के नाते यहाँ पे जो देखा जा रहा है, 3 तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। मतगणना स्थल को अर्धसैनिक बल अपने कब्जे में लिए हुए हैं। बाहर की व्यवस्था में जो है पुलिस और पीएससी के जवान हैं, तथा अंदर जो है पीएससी के जवान तैनात हैं। मेंटल डिटेक्टर से मतलब चेकिंग प्रॉपर चैनल से हो रही है, और तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिसपे कि प्रशासन सतर्कता बरत रही है। 3300 बिल्कुल क्या लग रहा है कि बाबा विश्वनाथ और गंगा जी का आशीर्वाद मिल रहा है क्या प्रधानमंत्री को?
देखिए, काशी एक ऐसा स्थान है जहां से देश को संदेश जाता है और प्रधानमंत्री जी काशी के से चुनाव लड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी संदेश यहाँ से जाएगा पूरे भारत, पूरे देश में व्यापक रूप से वो विस्तार करेगा। बिल्कुल। अनूप जी, हम आपके पास लौट के आते हैं। अरुण जेटली जी ने कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस के लिए समस्या बन गया है। नहीं, ये सिर्फ अरुण जेटली जी के कल के बयान से की बात नहीं है। पिछले 5 साल में लगातार इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो भी टॉप लीडर्स हैं और जो भी इनके पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जो है अटैकिंग मोड पे रहे और शुचिता और संस्कृति की ये बात करते हैं, लेकिन सारी संस्कृति और शुचिता को इन्होंने जो है धो के पी लिया है। इनको चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुनते रहिए सर। मतलब नहीं है। और जिस तरीके से जो है ये लोग अटैक करते हैं और फिर इसके बाद जब वहां से प्रत्युत्तर आता है तो उसको लेके जनता के बीच जाते हैं कि हमको ये कहा गया, हमको वो कहा गया। तो जनता इस बात को समझती है। जनता जो भी फैसला देगी आज जो है वो फैसला सर माथे पे। पहले तो हम चंद्रमोहन जी से बात करें। विभा जी आपके पास आने। चंद्रमोहन जी अभी हमसे जुड़े। चंद्रमोहन जी, भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है, जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं, लग रहा है कि आप अच्छी पोजीशन में जा रहे हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी मान रही कि जो आपकी योजनाएं हैं वो सही ढंग से नहीं लागू हो गई, बस आप वोट मिल रहा है। अब देखिए, अब ये कांग्रेस का मत है और देश लगातार कांग्रेस को देख भी रहा है, सुन भी रहा है, उनके नेता को भी देख रहा है। उनके नेता के द्वारा, उनके द्वारा जो समय समय पर बातें आई हैं वो सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिश्रमी नेतृत्व है और हमारे नेता परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता की बातों को सुनते समझते हैं। हमने अंत्योदय के लिए काम करना प्रारंभ किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो वैचारिक राजनीतिक अधिष्ठान के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जो विचार को आगे लेके काम करती है। आदरणीय अटल जी ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग को आगे ले जाने का काम हम अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम हमने किया। हम सबका साथ सबका विकास करते हुए आज एक भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरे और भारत दुनिया का नेतृत्व करे, इसके लिए हमने, हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने परिश्रम किया। आदरणीय अमित शाह जी ने एक अदम्य परिश्रम के द्वारा, एक अदम्य साहस के द्वारा पूरे देश भर में सारे हमले होते रहे। कौन कौन से हमले कांग्रेस ने नहीं किए, आज का दिन इसके लिए नहीं है। कांग्रेस अपने बारे में मीमांसा करे। हम जनता के बीच में गए, हमने परिश्रम किया और आज हमें फक्र है, हमें जो शुरुआत हो रही है कि आज परिश्रम को जनता स्वीकार कर रही है, परिश्रम को प्रशंसा मिल रही है। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। 200 के पार हो रही है भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस 1 पर और सपा बसपा गठबंधन शायद 3 पर है। विभा जी, कहाँ चूक हो गई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में? कहाँ चूक होगी? मुलायम सिंह जी तो अच्छा खासा लड़ते थे, 42 सांसद होते थे और उन्होंने कभी स्पेस नहीं दिया कांग्रेस को आने का। 80 सीटों पर चुनाव लड़ते थे, आपने स्पेस दे दिया। क्या चूक हुई है? देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है गठबंधन का, वो बहुत ही कारगर फैसला है। हमें इस पे विश्वास है और अभी आने वाले रुझानों में वो दिखेगा भी। और जहां तक मैं अपनी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रही थी कि शुचिता संस्कृति वाली पार्टी है, बहुत ही अच्छे शब्दों का, संस्कृत शब्दों का चयन इन्होंने किया है अपने शब्दों में, मैं इनका आभार व्यक्त करूंगी। लेकिन अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ से उठ के गए हैं, उनके शब्दों का ये चयन था कि अभी विपक्ष हटेगा तो कपड़े फाड़ देगा, तो वो उनका असली चेहरा था। अभी इनको ये टीवी चैनल पे जो रुझान दिख रहे हैं, ये इससे इनकी धैर्यता बनी हुई है। अगर ये रुझान विपक्ष की तरह थोड़े से नीचे होते, हम लोग जैसे होते, तो ये अभी मतलब ये अपना आपा खो चुके होते। तो मैं कहूंगी कि इनके बातों के जंजाल में, मैंने कहा कि अभी एक हमारे प्रवक्ता एक बैठे हुए थे हमारे साथ में, जो एनालिस्ट आपके बारे में विचारों को वो रुझान दे रहे थे, राजनीतिक दल नहीं थे, उन्होंने बताया था कि अपनी बातों को कैसे परोसते हैं। तो ये मैं कहूंगी कि चूक सबसे बड़ी हमारी ये हुई है। मैं मानूंगी कि हम अपनी बातों को, जो जनता के हित की थी, वो रसमलाई लगा के राष्ट्रभक्ति के चोले में और मैं कहूंगी पीठ में छुरा भोंकने वाली बात कहीं ना कहीं ये नहीं कर पा रही है विपक्ष, जो इनके पास है। मैं कहूंगी कौन सा इन्होंने 15 लाख कह के पूरा कर दिया। मैं कहूंगी योगी जी की एक योजना आई थी, अन्नपूर्णा योजना, आते ही इन्होंने ये शपथ ली थी कि
करीबन 5 से चलिए 6 विभा महीने जी, के हमें अंदर में लगता है, जी, एक जी। शब्द मैं आपको कहूंगी, जी। 5 से 6 महीने में क्या कहते हैं, नौजवान किसान बेरोजगारों को 5 रुपए में खाना और 3 रुपए में नाश्ता मिलेगा इस लखनऊ के अंदर, और मेन उत्तर प्रदेश के मेन शहरों में। मैं पूछना चाहती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता से, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं राष्ट्रभक्ति की, और दुखद जो गरीब जनता की वो नाश्ते की थाली कहाँ गई, उसका तो इंतजार मैं भी कर रही हूँ। हमें यही विभा जी, हमें लग रहा 5 साल ये अवसर आपको मिलेगा अभी। विभा जी, ये अवसर 5 साल मिलेगा आप इनकी नीतियों की समीक्षा